यस, प्रोस्टेट केयर एंड हेल्थ चैलेंजेस क्या हैं, ये हमारा टॉपिक है। आइए इसको विस्तार से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझना होगा हमें कि एग्जैक्टली ये प्रोस्टेट है क्या, प्रोस्टेट होती कहाँ है, ये पाई कहाँ जाती है, एग्जैक्टली हमारे शरीर में इसकी लोकेशन क्या है। देखिए ये ग्लैंड है और वॉलनट यानी कि अखरोट के शेप की होती है। नॉर्मल साइज इसका 3x3x5 सेंटीमीटर अप्रोक्स होता है और जो इसका लोकेशन है यूरिन ब्लैडर के बिल्कुल नीचे होता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये यूरिन ब्लैडर है जिसको आप पेशाब की थैली भी बोलते हैं। किडनी के नीचे जो जहां पे यूरिन इकट्ठा होता है, जहां पेशाब इकट्ठा होता है, उसके बिल्कुल नीचे जो ये येलो पोर्शन आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिन ब्लैडर के बिल्कुल नीचे। यानी कि अब जैसे ही हम इसकी एनाटॉमी देखेंगे, हमारे शरीर में ये यूरिन ब्लैडर है, इसके नीचे ये येलो कलर का जो आपको दिख रहा है ग्लैंड, जो अखरोट की शेप का है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट। और जो यहाँ से इसके बीच में से जो नली आ रही है, ये पेशाब की नली है, यानी कि इसको आप यूरेथ्रा बोलते हैं। ये इसके थ्रू ये हमारा यूरिनेशन हो जाता है, राइट। यानी कि ये ग्लैंड होती है और इसकी लोकेशन हमारे यूरिन बैग यानी कि यूरिन ब्लैडर, पेशाब की थैली जिसको बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे ये होती है। इसका फंक्शन क्या है हमारे शरीर में, इसका रोल क्या रहता है? इट्स कंट्रोल द यूरिन फ्लो। एक तरीके का ये यूरिन की फ्लो को कंट्रोल करती है, कि आपका जब आप मन करते हैं तब आप पेशाब कर पाते हैं। वो कंट्रोल जो होता है जिससे कि स्ट्रीम आती है, पेशाब की एक धार बनती है, वो कहीं ना कहीं उसकी जो प्रेशर है उसको कंट्रोल करने का काम हमारी प्रोस्टेट करती है। दूसरा काम क्या है? सीक्रेट सेमिनल फ्लूइड्स। ये सेमिनल फ्लूइड्स क्या है? देखिए जो हमारे मेल रिप्रोडक्शन के लिए स्पर्म जो होता है, स्पर्म्स के साथ एक म्यूकस टाइप का प्रोडक्ट निकलता है, एक लिक्विड निकलता है जो एक तरीके से स्लिपरीनेस देता है, यानी कि स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए, यानी कि स्पर्म अच्छे से फर्टाइल एग तक पहुंच पाए, उसको उसके मीडियम के लिए वो जो फ्लूइड रिलीज होता है वो सेमिनल फ्लूइड बोला जाता है। उस फ्लूइड को सिक्रेट करवाने का काम भी ये सिक्रेट भी निकल, ये सिक्रेशन होता है इस ग्लैंड के माध्यम से। यानी कि स्पर्म की हेल्थ भी डिपेंड करेगी आपकी प्रोस्टेट की हेल्थ पे। सीमेन इजेक्शंस आउटवर्ड, सीमेंस का इजेक्शन भी जो जिसको हम वीर्य बोलते हैं, वो भी कंट्रोल होता है, इसका इजेक्शन भी कंट्रोल होता है प्रोस्टेट से। तो इसके फंक्शन में दिक्कत क्या आती है? जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो इसकी कंडीशन चेंज होती है। यंगस्टर एज में नॉर्मल साइज का होता है, और जैसे ही हमारी एज बढ़ती है, जैसे हम वी आर ग्रोइंग ओल्ड, जैसे हम 40 प्लस होते हैं, तो सबसे पहला माइनर चेंज आता है जिसको आप प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के नाम से जानते हैं। हिंदी भाषा में इसको हरियाणा में या आसपास के एरिया में गदूद भी बोला जाता है। और बहुत सारे लोगों का आपको सुना होगा, इसका ऑपरेशन होता है विद जैसे उनकी 40, 50, 60 के बाद आम ये एक तरीके का प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है। प्रोस्टेटाइटिस नाम की एक इन्फेक्शन भी होता है। इंटाइटिस, TIS, आप देखेंगे ना इस वर्ड के पीछे TIS लगा, इसका मतलब इन्फ्लामेशन है, यानी कि कोई इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, जो कि नॉर्मल एंटीबायोटिक से ठीक किया जा सकता है। बट प्रोस्टेट एनलार्जमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। और जैसे जैसे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है, जैसे जैसे प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तो ये बहुत बार देखा गया है, बहुत सारे केसेस में 8 से 10% लोगों में ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोस्टेट कैंसर में। आप सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। आप देखेंगे इसको हम बेनिन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी बोलते हैं, इसका नाम BPH। इस बीमारी को बेनिन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, इसका मतलब है नॉन कैंसरियस ग्रोथ। नॉन कैंसरियस मतलब बिना कैंसर की वो ट्यूमर जो बन जाता है, वो साइज बढ़ जाता है, बट कैंसर नहीं है पर साइज बढ़ा हुआ है, इसको हम BPH बोलते हैं। और ये सभी आदमियों को इंपैक्ट डालता है, इसका इफेक्ट जो पड़ता है 50 प्लस जितने भी मेल हैं उन सभी को प्रोस्टेट, चाहे वो साइज हल्का सा इंक्रीज होता जरूर है। यानी कि आप इस साइड देख रहे हैं, जो लेफ्ट साइड में है, ये नॉर्मल प्रोस्टेट का आप साइज देख रहे हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, अनलॉर्ज प्रोस्टेट हुआ, यानी कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ा, तो ये बड़े आप ये राइट साइड में देख रहे हैं,
एनलार्ज प्रोस्टेट का साइज यानी कि बीपीएच, जो बड़ा हुआ प्रोस्टेट का साइज आप इधर देख रहे हैं। जैसे ही साइज बढ़ता है तो एग्जैक्टली होता क्या है, साइज बढ़ेगा तो इसकी इलास्टिसिटी में गिरावट आएगी, यानी कि इसकी इलास्टिसिटी कमजोर हो जाएगी और आपका यूरिन फ्लो जो आप पेशाब करते हैं उस पे जो कंट्रोल है आपका छूटता जाएगा, डिक्रीज हो जाता है फोर्स इन स्ट्रीम। पेशाब की जो, जैसे हम बात करें जब यूरिनेशन होता है तो जैसे एज बढ़ेगी तो जो स्ट्रीम निकलती है, जो धार निकलती है वो कमजोर पड़ जाती है, यानी कि ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का एक तरीके से सिम्टम्स है। समटाइम ब्लड इन यूरिन, आपके यूरिन से ब्लड भी आ सकता है, सीमेन में भी ब्लड आ सकता है, आपकी लोअर बैक में बहुत ज्यादा पेन रहना स्टार्ट हो सकता है और अनवांटेड वेट रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपको पता ही नहीं लगेगा आपका रीजन क्या है वेट रिडक्शन का, तो वेट भी रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, ईडी के शिकार हो जाते हैं, इरेक्शन में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है। तो ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के कुछ सिम्टम्स हैं जो 40 के बाद धीरे धीरे सबको परेशानी आनी स्टार्ट होती है, चाहे वो कितना भी अच्छी तरीके से खाता पीता हो, हल्का फुल्का आपका प्रोस्टेट का जो साइज है वो बढ़ता ही है, बट जब ये बीपीएच में चेंज हो जाता है तो ये हमारे एक डिसऑर्डर पैदा हो जाता है, यानी कि वो एक तरीके की बीमारी हो जाती है। देखिए प्रोस्टेट कैंसर के यदि मैं डाटा की बात करूं जो पब्लिश डाटा है, आप देखेंगे बीपीएच जो बेनिन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया जो है उसकी ये स्टडी जो है इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस की है। इसमें जो आपने हाईलाइटेड जो लाइन दिख रही है, एक स्टडी में पाया गया कि इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ बीपीएच वर्ल्ड वाइड एंड प्रिडिक्टेड बाय एज ऑफ 60 ईयर। इस स्टडी में पाया गया कि वर्ल्ड वाइड जो मेल हैं वो जो 60 प्लस के हैं उनमें तो 50% आदमियों में कोई ना कोई प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो ही जाती है और 90% तो प्रॉब्लम आएगी ही। 90% प्रॉब्लम तब आएगी जब आप 85 ईयर के हो जाएंगे, यानी कि जो 85 ईयर के उनके तो 90% प्रोस्टेट में प्रॉब्लम होती है। तो जो स्टडी जो फाइंडिंग्स हैं, फाइंडिंग्स में क्या बताया गया कि 50 साल की एज में 8% लोगों में, 60% 60 साल के जब आप हो जाते हैं तो 50% लोगों में ये हो जाता है। जब 85 प्लस का कोई हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली आज पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हेल्दी एजिंग पे नहीं जा रही, पर जो भी 85 होते हैं उनमें 90% मेल्स में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आती है। प्रोस्टेट के बारे में यदि मैं दूसरी स्टडी के बारे में बात करूं तो ये पब्लिश हुई है इंडियन जर्नल ऑफ यूरोलॉजी। यूरोलॉजी का मतलब यूरिन सिस्टम से जुड़ा हुआ स्टडी को हम यूरोलॉजी कहते हैं, जिसमें आपका किडनी आ गया, आपका यूरेथ्रा आ गया, आपका यूरिन आ गया। उस यूरोलॉजी की एक स्टडी क्या कहती है, प्रोस्टेट कैंसर प्राइमरी डिजीज ऑफ द एडरली, यानी कि बूढ़े में, विद मोर देन 3/4 ऑफ द केस अकरिंग मैन अबाउ 65 ईयर। ये कहते हैं कि इसकी फाइंडिंग्स क्या है कि 1/3 जो 65 से ऊपर लोग हैं उनमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आती ही है। एक दूसरी स्टडी की मैं बात करूं, ये स्टडी है, ये साइटी केयर नाम से एक डायग्नोस ऑनलाइन डायग्नोस का एक ये वेबसाइट का डाटा है। प्रोस्टेट कैंसर इज द लीडिंग कैंसर इन इंडिया। 5 year सर्वाइवल रेट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर इन इंडिया इज 64%। इसका कहना क्या है कि 65 प्लस जो लोग हैं उनमें तो मैक्सिमम में ये प्रोस्टेट के जो एनलार्जमेंट के चांसेस हैं वो मिलते ही हैं। इसमें एक आईसीएमआर की ने भी डाटा रिलीज किया था 2019 में। उसमें पाया गया था इट इज स्टेट दैट इंसिडेंस ऑफ द रेट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर इन 9-10%। 1 लाख लोगों में से 9 से 10 लोगों में प्रोस्टेट कैंसर मिलती है, जो कि हायर है एशियन कंट्रीज में। और एशिया की जो अदर कंट्री हैं उसमें ये हायर है, बट अच्छी बात यह है कि यूएस के लोगों और यूरोप के जो पॉपुलेशन है उसमें ज्यादा ही पाई जाती है एज कंपेयर टू इंडिया। इंडियन प्रोस्टेट कैंसर इज द सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली डायग्नोस्ड कैंसर। इसका मतलब क्या है कि यदि ग्लोबली कैंसर की बात की जाए तो सेकंड मोस्ट डायग्नोस्ड कैंसर, यानी कि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कैंसर के दूसरे नंबर पे पाई जाने वाली कैंसर कौन सी है, प्रोस्टेट कैंसर है। एंड इट इज द 6th लीडिंग काज ऑफ कैंसर डेथ इन मैन। और ये क्या है, 6th लीडिंग
कॉज ऑफ कैंसर डेथ इन मैन, यानी कि सारे टाइप की कैंसरों में ये 6 नंबर पे आते हैं जिसके कारण डेथ होती है आदमियों की, यानी कि मेल की। इन इंडिया देयर इज ए इंक्रीज ट्रेंड इन द इंसिडेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, और इस फाउंडेशन की स्टडी ये बताती है कि इंडिया में डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है इस टाइप की कैंसर का, यानी कि प्रोस्टेट टाइप की कैंसर का ट्रेंड जो है, जो पेशेंट है वो ज्यादा से ज्यादा पाए जाने लगे हैं। रिस्क फैक्टर क्या है? सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का, प्रोस्टेट कैंसर का? ओल्डर एज। जितने भी 50 प्लस लोग हैं उनमें मोस्टली चांसेस बनते हैं कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होगी, यानी कि ओल्डर एज, यानी कि जो 50 साल की एज है वो सबसे ज्यादा प्रोन एज होती है इस टाइप के डिसऑर्डर के लिए। फैमिली हिस्ट्री का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि आपके जीन में कोई म्यूटेशन हो जो कि आपके पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम हो, तो आप में भी चांसेस होते हैं, आप में ज्यादा चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू अदर ग्रुप ऑफ द। विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी देखा गया है कि इसकी डेफिशिएंसी के कारण भी कहीं ना कहीं प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट विद द एज होती है। ओबेसिटी, बट ओबियस है, मोटापा भी बहुत सारी बीमारियां लेके आता है, और उसके साथ मोटापे के साथ साथ ये आपके रिस्क को और ज्यादा बढ़ा जाता है कि आपकी प्रोस्टेट में कोई डिसऑर्डर हो। स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो आपकी एज है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी इसका इलास्टिसिटी और इसका साइज बढ़ेगा, इलास्टिसिटी कमजोर होगी, आपकी यूरिन फ्लो में दिक्कत आएगी, आपको रुक रुक के पेशाब आ सकता है, आपका पेशाब से कंट्रोल छूट सकता है, यानी कि यूरिनेशन अपने आप आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको बहुत आने वाली हैं यदि आप प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट हैं। तो प्रोस्टेट ने एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन किया जो फार्मास्यूटिकल रेंज का है, साइंटिफिक एंड यूनिक फॉर्मुलेशन नहीं है कि आप इसको खा रहे हैं कोई और साइड इफेक्ट हो, नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वेरीफाइड है, टेस्टेड है, साइंटिफिक है, यूनिक फॉर्मुलेशन है, हार्बोफूडस्यूटिकल है। अब आइए प्रोस्टेट फ्यूल में की इंग्रेडिएंट्स क्या है। सा पाल्मिटो, बीटा सीटोस्टोल नाम की चीज इस सा पाल्मिटो में होती है। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट बीटा सीटोस्टिरोल होता है जो सा पाल्मिटो में मिलता है। ये इसकी स्टडी आप देखेंगे जो साइड में दिख रहा है सा पाल्मिटो की, ये ओवरऑल आपका क्या करता है, एज ए मेडिसिन काम करता है। किसमें? साइज रिडक्शन में। किस चीज का साइज रिडक्शन? प्रोस्टेट के साइज को रिड्यूस रखता है, यानी कि इसको कंट्रोल में रखता है, या बढ़ गया तो उसको साइज को कम करवाने में काम करता है। क्रैनबेरी, यूटीआई इन्फेक्शन, ये देखा गया जब जब आपकी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होती है, जैसे प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है, आपकी यूटीआई के भी यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। नेटल इसमें डाला गया है जिसको स्टिंग हाउस बोला जाता है, ये पहाड़ों पे मिलता है। इसमें होता क्या है कि आपका इसके पत्ते पे भी आप हाथ टच करते हो तो आपको इतनी इरिटेशन फील होती है। हिमाचल से यदि कोई मुझे सुन रहा है तो इसको हिमाचल में बिच्छू घास के नाम से जाना जाता है, और इसकी बड़ी अच्छी सब्जी भी बनती है। तो सदियों से लोग इसको पैरालिसिस अटैक आता है तो उसके शरीर पे मलते हैं, जिसके कारण ब्लड फ्लो बढ़ता है, और पैरालिसिस के साइड इफेक्ट से बचाने में भी ये बहुत बड़ा काम करती है। तो बट ये इसकी फाइंडिंग्स में पाया गया है कि ये हमारे DTH, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, जो कि बालनेस का मतलब है आपके गंजापन होना, यानी कि आपके बालों की ज्यादा गिरना। जैसे बहुत सारे आदमियों में आप देखेंगे मेल और फीमेल में बालों का झड़ना यानी कि गंजापन होना बहुत कम होता है एज कंपेयर टू मेल, क्योंकि फीमेल्स में एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन का हेयर फॉल से ज्यादा कोई रिलेशन नहीं, बट जो टेस्टोस्टेरोन है हमारा, उसका एक जो वो बनता है, उसके बनने के बीच में एक अलग मॉलिक्यूल बनता है जिसको DTH बोलते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे DTH, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उसके कारण प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी होती है और उसके कारण बार्डनेस भी आती है, हमारे हेयर फॉल भी होता है। तो उसको नेटल और पुनर्नोवा और गोखरू उसको क्या करते हैं, उसको डिक्रीज करते हैं और टेस्टोस्टेरोन को अच्छे से बनने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टेट का साइज है वो कंट्रोल में रहता है। गोखरू है, पुनर्नोवा है, बहुत सारी औषधीय गुण जो हम सदियों से इनके यूज करते हैं, यूरिन ट्रैक और इसके इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, किडनी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए।
तो ये भी हमारे यूरिन सिस्टम को मजबूत रखने में, उसकी हेल्दी फंक्शनिंग रखने में बहुत ज्यादा काम आते हैं। लाइकोपीन, इसमें हमने डाला है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। लाइकोपीन को देखा गया कि प्रोस्टेट में बहुत अच्छा काम करता है और बहुत अच्छी एंटी कार्सिनोजन प्रॉपर्टी, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी लाइकोपीन की स्टडीज में पाई गई है। प्रोस्टेट के लिए यदि मैं बात करूं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी देखा गया कि प्रोस्टेट की एब्नॉर्मलिटी आती है, इसकी डिस्फंक्शन नहीं होती है, तो विटामिन डी इसमें डाला गया है। कॉपर और जिंक दो ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं प्रोस्टेट की फंक्शनिंग को बेटर रखती हैं, तो मिनरल्स ये भी इसमें डाले गए हैं। और प्रोबायोटिक्स तो हमारी पहचान ही है कि हम हर प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक्स डालते हैं, क्योंकि आपका पेट साफ है, आपका डाइजेशन मजबूत है, आप अच्छे से फ्रेश हो पाते हैं, अच्छे से खाया पिया डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो इसमें हेल्दी बैक्टीरिया स्पोर्स भी हमने डाले हैं, जिसकी वजह से आप अपने गट सिस्टम को, अपने गट के इकोसिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। कुछ स्टडी में आपको दिखा रहा हूं, न्यूट्रिशन एंड कैंसर 2015 की स्टडी है। इसमें बीटा स्टोल के बारे में ये फाइंडिंग है। इसमें लिखा गया है ए प्रोमाइजिंग बट ऑर्फन न्यूट्रास्यूटिकल टू फाइट अगेंस्ट कैंसर, और मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है प्रोस्टेट कैंसर से हमें बचाने का काम करता है। एक दूसरी आप देखेंगे बीटा सीटोस्टोल के बारे में। बीटा सीटोस्टोल द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, इंप्रूविंग सिम्टम्स ऑफ एनलार्ज प्रोस्टेट, इंप्रूव करता है जो सिम्टम्स हमारे आए हैं किसकी वजह से, एनलार्ज प्रोस्टेट यानी कि बीपीएच की वजह से। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द अदर कंडीशन बट देयर इज ए नो गुड साइंटिफिक एविडेंस फॉर अदर यूजेस, बट प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में ये बहुत बड़ा एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जो हमारी प्रोस्टेट के लिए स्पेशली इस प्रोडक्ट में डाला गया है। एक्टिव इंग्रेडिएंट में साफ पाल्मिटो, बीटा सीटोस्टोल, जिंक, कॉपर, क्रैनबेरी, कोकरू, और मैंने पहले आपको बता ही दिया है। इसको आप यदि कॉम्बिनेशन में खा सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और मैं ये कहता हूं यदि आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है या नहीं है, बट केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50 साल की एज के बाद बहुत सारे लोगों में 8% तो 50 साल के आसपास ही लोग इससे ग्रस्त मिलते हैं। 60 साल की उम्र में तो ये 50% लोगों में हो जाता है, उससे ऊपर जाएंगे जैसे जैसे, तो प्रोस्टेट की जो परसेंटेज है वो बढ़ती जाएगी। तो आप यदि अपने प्रोस्टेट की केयर करना चाहते हैं, जो कि 6th लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ है इन मैन, इन मेल्स, मर्दों में जो कैंसर के 6ठे नंबर पे कॉज बनता है डेथ का, वो प्रोस्टेट है। यदि इससे बचना चाहते हैं, इसकी केयर करना चाहते हैं, तो आप यदि आप 40 की एज में है, 35 की एज में है, तो आप साल में एक बार प्रोस्टेट फ्यूल यूज कर सकते हैं कि उसकी फंक्शनिंग बेटर रहे, वो आने वाले टाइम में जब वो एनलार्जमेंट की तरफ बढ़े तो उसका साइज कंट्रोल में रहे। आप माई 90 साथ में कॉम्बिनेशन चला सकते हैं। यदि आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, यदि आपको चांस लग रहे हैं कि आपको जो मैंने सिम्टम्स बताए, यूरिन फ्लो में दिक्कत है, रुक रुक के आता है, कंट्रोल नहीं रहता, आपकी कमर में ज्यादा दर्द रहता है, तो ऐसे उसमें आपकी जो स्ट्रीम है, जो धार है पेशाब की, उसमें वीकनेस फील करती है, उसमें फोर्स फील नहीं कर रहे, या इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है, उस केसेस में आप जिंक्शन के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आप बना के यूज कर सकते हैं और आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल सकते हैं। जिंक्शन, माई 90 और प्रोस्टेट फ्यूल, ये जब आपकी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है उस केस में कर सकते हैं। बट यदि आप प्रोस्टेट एनलार्जमेंट से बचना चाहते हैं, प्रिवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं कि ये प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आए ना, तो आप 40 प्लस के को क्रॉस कर गए हैं, तो साल में एक बार प्रोस्टेट फ्यूल जरूर यूज करें, क्योंकि ये आपकी प्रोस्टेट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर हेल्थ मेंटेन के लिए, प्रॉपर केयर के लिए बहुत साइंटिफिकली डिजाइन किया हुआ प्रोडक्ट है, जो कि आप जैसे इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे तो आपको अपने ब्लड फ्लो में, आपके यूरिन फ्लो में, आपके यूरिन के जब आप यूरिनेशन करते हो, पेशाब करते हो, उसके कंट्रोल में आपको अलग से एक चेंज महसूस होगा, एक हेल्दी चेंज महसूस होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, वेट ना कीजिए, यदि आप 40 प्लस हैं तो अपनी प्रोस्टेट का केयर करें, क्योंकि ये लीडिंग कॉज है कैंसर का। ये मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन करता है, ये यूरिन के फ्लो में दिक्कत करता है और फिर सर्जरी करवानी पड़ती है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में जब कैंसर हो जाते हैं तो बहुत सारी आपको पता ही है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, अदर थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, बहुत सारी ऐसी थेरेपी हैं जिसकी तरफ तो सोचना ही नहीं चाहिए कि हम वैसी स्टेज हमारे सामने आए। तो इससे बचने के लिए आपके पास एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट आपकी कंपनी के पास है, इफ यू आर ए 40 प्लस।
हाउ टू यूज में यदि मैं बात करूं, हाउ टू यूज प्रोस्टेट फ्यूल, डेली 2 कैप्सूल आपको खाने हैं ब्रेकफास्ट और डिनर के 1 घंटे के बाद। जिंक्शन के भी 1 से 2 कैप्सूल पर डे ले सकते हैं, माइनॉरिटी एक टैबलेट ले सकते हैं। जब आप प्रोस्टेट फ्यूल खाएं तो आपको टबैको, टी, कॉफी और अल्कोहल को लिमिटेड कर देना चाहिए, यानी कि छोड़ देना चाहिए, उस पर कंट्रोल रखना चाहिए। और एडवाइस मेरी इसमें यही है कि 40 प्लस हैं तो आपको 1 साल में 1 बार प्रोस्टेट फ्यूल खाना चाहिए अपनी प्रोस्टेट की केयर के लिए। कंक्लूजन में मैं बात करूं तो केयर करनी है प्रोस्टेट ग्लैंड की। अलर्ट ये है, आप यदि 40 प्लस हैं और आपकी एज बढ़ रही है तो आप 40 प्लस हैं तो आपको इसको अलर्ट हो जाना चाहिए इसकी केयर के लिए, और आपको प्रोस्टेट फ्यूल यूज करना चाहिए और अपनी एजिंग को हैप्पी बनाना चाहिए। यानी कि जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, आज के लाइफस्टाइल में बुढ़ापा तो देखो हमारे पहले वाली जनरेशन में भी आया है, उनसे पहले वाली जनरेशन में भी आया है। हर कोई जो आया है वो तो जाएगा, ये तो प्रकृति का नियम है। बट पहले वाला जो बुढ़ापा था, जो एजिंग थी, वो हेल्दी एजिंग थी, हैप्पी एजिंग थी। पहले लोग बूढ़े तो होते थे खुशियों के साथ, पर आज लोग बूढ़े हो रहे हैं खुशियों के साथ नहीं, बीमारियों के साथ। अर्ली बुढ़ापा आ रहा है, बहुत जल्दी बुढ़ापा आ रहा है, बहुत जल्दी उनका शरीर का स्ट्रक्चर, उनकी डिमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स या स्किन की प्रॉब्लम या हार्मोनल इम्बैलेंस या अदर वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या बीपी का बढ़ना, डायबिटीज होना, एसिडिटी रहना, सो मेनी टाइप्स ऑफ लाइफस्टाइल एसोसिएटेड डिसऑर्डर आज हमारी जिंदगी में हमें घेर चुके हैं। तो इनसे हमें बचना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। आपको यदि कोई प्रॉब्लम है या उससे बचना चाहते हैं तो आज फूड साइंस बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है और आपको ऐसे सप्लीमेंट है जिनके कारण आप अपनी जिंदगी को और बेहतरीन बना सकते हैं और अपने बुढ़ापे को खुशियों के साथ जी सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं ओके लाइफ केयर एक कदम आगे है कि हम साइंस में भी, सेंस में भी और आने वाली मार्केट को ग्रैब करने के लिए भी एक कदम आगे हैं। बस